हेलो हाय नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। ठीक है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 6 की पॉलिटी। ठीक है। क्लास 6 की पॉलिटी पर डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो डाइवर्सिटी है, विविधता है। इससे आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पेडागोजी के सवाल बनते हैं। ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी की लगभग सारी क्लासेस हो गई हैं। 2-3 ऐसी क्लासेज है जो छूटी हुई हैं, उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो हम डाइवर्सिटी समझते हैं इस बात को कि डाइवर्सिटी क्या है। तो डाइवर्सिटी को हम कह सकते हैं कि एक ऐसा जगह जहाँ भिन्न भिन्न भाषा, संस्कृति, समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं और उन्हें जोड़ने का काम कुछ समानताएं करती है। ठीक है। क्या करती है? कुछ समानताएं करती है। जैसे आपको पता है कि भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले, अलग अलग, ठीक है, रिलीजन को फॉलो करने वाले, अलग अलग ड्रेसेस पहनने वाले, अलग अलग फूड खाने वाले, इतनी भिन्नताएं होने के बाद भी जब हमारा राष्ट्रगान बजता है तो हम सब एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं। तो हमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हमारा राष्ट्रगान कर रहा है। यानी भिन्नताओं के साथ जो समानताएं हमें दिख रही है वो हमें किससे? हमारी वन आइडेंटिटी क्या है कि हम इंडियन है, हम भारतीय, हमारा एक तिरंगा है, हमारा एक देश है। ठीक है। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। और अगर डाइवर्सिटी को अगर छोटे शब्दों में समझना चाहे तो हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है? समानताओं के साथ भिन्नताओं का मिश्रण। किसका मिश्रण? भिन्नताओं का मिश्रण। यानी समानताएं तो हैं लेकिन भिन्नताओं का मिश्रण भी है। तो कैसा मिश्रण है और कैसी भिन्नताएं हैं? तो सिमिलरिटीज विद द डिफरेंसेस, डिफरेंशिएशन। तो भिन्नताएं अगर पूछे तो कैसी भिन्नताएं? तो भाषाई भिन्नताएं हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है। सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, भौगोलिक विभिन्नताएं हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में केरल और लद्दाख की केस स्टडी की बात किया है तो आपको वहाँ बताया है भौगोलिक विभिन्नताएं। ठीक है। सामुदायिक विभिन्नताएं, सामुदायिक विभिन्नताएं समझ सकते हैं। कोई इस्लाम को फॉलो करता है, कोई हिंदुज़म को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, कोई जैनिज़्म को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या दिखता है? सामुदायिक भिन्नताएं भी देखती है। ये एक जो डाइवर्सिटी है वो केवल भारत तक स्तर नहीं है इसका, ये एक ग्लोबल फिनोमिना है। ठीक है। ये वैश्विक स्तर पर है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इतनी भिन्नताएं यानी भाषाई भिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं, भौगोलिक भिन्नताएं और सामुदायिक भिन्नताएं होने के बाद भी हमारी एक आइडेंटिटी है जो हमें एक साथ जोड़ती है। वो ये है कि हमारा राष्ट्रगान, एक देश, एक तिरंगा क्या करता है? हमें एक, हमारी एक आइडेंटिटी जो हमें क्या करता है? इतनी भिन्नताओं के बाद भी हमें क्या करता है? एक समानताओं के साथ जोड़ता है। ठीक है। आपको पता है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं, लगभग 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है। अगर आपके एनसीईआरटी में बात करें तो जो सिमिलियर भाषाएं हैं उनको मिलाकर कुल मिला के 121 भाषाएं दी गई है। यहाँ तक कि आपके संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है। इतनी भाषाएं आपको देखने को मिलती है। ठीक है। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो विश्व में 8 प्रमुख धर्म ही है। ठीक है। विश्व में 8 प्रमुख धर्म है और इन सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं आपको भारत में देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक स्टेटमेंट है नेहरू जी के बारे में। तो नेहरू जी ने डाइवर्सिटी के बारे में क्या कहा? तो नेहरू जी के जब बुक है, जे नेहरू की जो बुक है अपनी, उनकी बुक का क्या नाम है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उनके बुक का क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत एक खोज। वो क्या कहते हैं कि भारतीय जो विविधताएं हैं ये कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं है, ये क्या है? हमारे अंदर ही है। ये क्या है? हमारे अंदर है। यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम इतने विविध होने के बाद भी क्या है? एक है। यानी कि विविधता में क्या है? एकता है। ये स्टेटमेंट किसका है? जेएल नेहरू का है। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ से। फिर आगे समझते हैं। हम बात कर रहे थे भाषाई विविधता पर। अगर हम बात करें तो आपको पता है, ठीक है, कि हम ग्रीट करते हैं, अगर अभिनंदन करते हैं, आप देखोगे भारत में तो अलग अलग भाषाओं का यूज होता है। जैसे कोई हेलो कहता है, कोई नमस्ते कहता है, कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई सत श्री अकाल कहता है। तो ये ग्रीट करने के क्या है?
तरीके हैं। ये क्या है? भाषाई विविधता है। ये भाषाओं में आपको विविधता दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर वहीं हम आदिवासियों की बात करें तो जो आदिवासी समुदाय है वो अभिनंदन के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है जोहार। जोहार शब्द का इस्तेमाल करता है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आदिवासी लोग अभिनंदन करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो जोहार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहीं आपको आपको ड्रेसेस में भी क्या दिखाई देगा? भिन्नताएं दिखाई देंगी। पहनावा में भी आपको भिन्नताएं दिखाई देगी। अगर यहीं हम नॉर्थ की बात करें तो इधर लोग साड़ी, सिंपल साड़ी पहनते हैं, ठीक है। अगर वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में फिरन नाम का एक ड्रेस पहना जाता है, ठीक है। कैसा? फिरन नाम का एक ड्रेस पहना जाता है, ठीक है। मणिपुर में फनैक नाम का ड्रेस पहना जाता है, ठीक है। तो इतनी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। अगर हम बात करें, हमने डाइवर्सिटी के बारे में समझा, अब हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी का जन्म कैसे होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जब लोग अपनी भौगोलिक स्थिति से सामंजस्य बिठा लेते हैं, ठीक है, भौगोलिक स्थिति से सामंजस्य बिठा लेते हैं तो विविधता का जन्म होता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि आप नॉर्थ इंडिया में देख सकते हैं जो प्लेन इलाके हैं और उधर पहाड़ी क्षेत्र भी देख सकते हैं, जैसे लद्दाख हो गया। अगर हम तटीय राज्यों की बात करें तो वहाँ का खान पान और इधर नॉर्थ प्लेन वाला क्षेत्र का भी खान पान क्या है, आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। तो होता यह है कि जो तटीय इलाके के जो पहाड़ी क्षेत्रों पर उनका पहनावा, उनका खान पान अलग होता है। तो जब अपने वो भौगोलिक स्थिति के अनुसार क्या कर लेते हैं, सामंजस्य बैठा लेते हैं, तो विविधता का जन्म होता है। ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक। फिर आगे समझते हैं कि जब हमारा राष्ट्रगान, अगर हम नेशनल एंथम की बात करें तो यहाँ तक कि आप देखते हैं कि जो आपका राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान में भारत के सभी क्षेत्रों की चर्चा है। जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो लगभग भारत के सभी क्षेत्रों को उसमें क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है जब हम राष्ट्रगान गाते हैं। तो ये भी एक क्या है, डाइवर्सिटी में आपको क्या दिखाई देता है, सिमिलरिटीज दिखाई देता है। वन आइडेंटिटी, हमारी एक समानता है, एक हमारी पहचान है, ठीक। अगर हम बात करें यहीं, अगर राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान को किसने लिखा, ठीक है। राष्ट्रगान को किसने लिखा? तो राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को मूलतः बंगाली भाषा में लिखा था। उसके बाद फरवरी 1929 में चित्तूर के मदनापल्ली, याद रखिएगा, 1919 के चित्तूर में मदनापल्ली में रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो ये प्रश्न बन सकता है, जो सबसे पहले राष्ट्रगान बंगाली भाषा में लिखा गया था, उसके बाद फरवरी 1919 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्तूर के मदनापल्ली में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। ये बात आप समझ पाए होंगे। अगर डाइवर्सिटी की प्रकार हम समझें, ठीक है, तो हमने समझा अभी डाइवर्सिटी के प्रकार हमने क्या समझा कि भाषाई आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर, खान पान के आधार पर, पहनावे के आधार पर, आर्ट एंड कल्चर के आधार पर हम क्या हैं, विविध हैं। उसके बाद भी हम क्या है, उसके बावजूद भी हम एक हैं, ठीक। यानी कि विविधता और समानताओं में अंतर अगर बात की जाए, विविधता और समानताओं में छोटी सी एक पतली लकीर की तरह क्या है, एक अंतर है, पतली अंतर है। कैसा अंतर है, समझिए इस बात को। जैसे अगर हम कहें असमानताएं, तो असमानताएं कब पैदा होती है? तो असमानताएं दो तरीके से पैदा होती हैं, ठीक है। जब एक तो अवसर की कमी की वजह से, अगर अवसर की कमी है तो वो उस चीज़ को नहीं पा पाता जिसको कि एक मेन स्ट्रीम में पाने वाले लोग हैं, जो मुख्य धारा में पहुंचे हुए लोग हैं, ठीक है। तो जो ऐसे ही जो मुख्य धारा में नहीं पहुंच पाएगा वो सीधे कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा, यानी असमानताएं उसके साथ हो रही है, ठीक। दूसरा, तो असमानताओं का कारण होता है अवसरों की कमी, संसाधन की कमी, उतने संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं जिस वजह से वो क्या है, गरीब का गरीब ही है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ डिजिटल बोर्ड होता, ठीक है, तो मैं कुछ और अच्छा कर पाता। तो मेरे पास क्या है, संसाधन की कमी है। तो संसाधन की कमी क्या करता है इंसान को,
मेन स्ट्रीम में जाने से रोक देता है, समाज की मुख्य धारा में जाने से रोक देता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि सरकार समय समय पर गरीबों के लिए या जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए क्या करती है कि योजनाएं लाती है, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में सबको ले पाए, यानी सबको समान कर पाए, ठीक है, असमानताएं दूर कर पाए। तो गरीबी और जाति व्यवस्था ये भी क्या है, असमानताओं का उदाहरण है। तो अगर प्रश्न आपसे ये पूछ दे, ठीक है, आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि गरीबी और जाति व्यवस्था किसका उदाहरण है, भेदभाव का उदाहरण है या असमानता का उदाहरण है, तो क्या कहेंगे हम, असमानता का उदाहरण है, ठीक है। फिर आगे समझते हैं भौगोलिक विविधता क्या होती है, ठीक है, भौगोलिक विविधता समझ लेते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में 2 केस स्टडी दिया, एक लद्दाख और केरल, और यहाँ से हम समझेंगे कि भौगोलिक स्थिति क्या होती है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो आपको पता है कि लद्दाख जो है वो हायर एल्टीट्यूड पर है, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड पर है, और हायर एल्टीट्यूड पर होने की वजह से यहाँ बारिश क्या होती है, आपको पता है कि जब टेम्परेचर ऊपर जाता है, यानी कि निम्न से उच्च की तरफ जाता है, तो टेम्परेचर लो होता है। क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसीलिए इसको और क्या कहते हैं, इसको कोल्ड डिजर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब बात समझिए कि अगर टेम्परेचर लो है तो बारिश कम होगी, और बारिश कम होगी तो ग्रासलैंड भी क्या होगा, कम होगा, और जब ग्रासलैंड कम होगा तो वहाँ एग्रीकल्चर का माध्यम नहीं रह पाएगा। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पशुपालन पर डिपेंड है, ठीक। तो समझ लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित है। यह एक ठंडा, ये बात याद रखिएगा, ये कोल्ड डिजर्ट है। क्या है, एक ठंडा रेगिस्तान है। क्या है, एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ बारिश कम होती है, बारिश यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। भाई टेम्परेचर हमेशा लो रहता है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर लो है तो बारिश नहीं होगी, ठीक है। उसके कारण ग्रासलैंड भी क्या होंगे, कम होंगे, जिसकी वजह से वनस्पतियाँ नहीं हो पाएंगी, कृषि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ वनस्पतियाँ भी कम है, यानी कृषि योग्य यहाँ की जो भूमि है नहीं है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता है। यहाँ पे एक जानवर पाला जाता है जिसका नाम याक है, ठीक है, या पश्मीना नाम की बकरी का भी पालन यहीं पे किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, पशुपालन है। लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसका नाम क्या है, जिसको हम पश्मीना कहते हैं, और जिससे पश्मीना ऊन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, पश्मीना ऊन निकाला जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो पश्मीना ऊन कहाँ से आपको मिलता है, तो लद्दाख से, ठीक है। और इससे बनता क्या है, तो इससे शाल उद्योग में इसका महत्वपूर्ण रोल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के लोग तिब्बत के, अब देखिए जो लद्दाख के लोग हैं, तिब्बत का एक मूल ग्रंथ है जिसका नाम है केसर सागा। क्या नाम है, केसर सागा। केसर सागा क्या है, ये तिब्बत का एक महाकाव्य है। तो तिब्बत का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, लद्दाख पे पड़ रहा है, ठीक है। कैसे समझेंगे इस बात को, समझते हैं। कह रहा है कि लद्दाख के लोग तिब्बत के मूल ग्रंथ केसर सागा का भी गायन करते हैं। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल अफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, और इससे बौद्ध धर्म और मुस्लिम, बौद्ध धर्म, इसमें बौद्ध धर्म और मुस्लिम दोनों लोगों की जो आबादी है वो इसमें क्या करती है, भाग लेती है। तो डाइवर्सिटी होने के बाद भी आपको यहाँ पे विविधता के बाद भी समानता दिखाई दे रही है। यहाँ देख सकते हैं आप, मुस्लिम लोग भी, बौद्ध लोग भी क्या करते हैं, इस केसर सागा में जो इसका क्या होता है, गायन होता है, तो ये लोग भी इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो लद्दाख की जो संस्कृति है, लद्दाख की संस्कृति पर तिब्बत का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, तिब्बत का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्रभाव के कारण इसे छोटा तिब्बत, तो ये भी याद रखिएगा कि लद्दाख को क्या कहते हैं, तो लद्दाख को हम छोटा तिब्बत भी कहते हैं, ठीक है। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ की संस्कृति में समानताएं दिखती हैं, खान पान में, धर्म में, भाषा में, ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी, और आगे की क्लास हम कल करेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।